वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स ऑफ साइंस। तो आज हम जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा लेक्चर 4 होगा क्लास 11th का। ठीक है, तो अब इसी से ही हम ये शुरू करते हैं। अभी तक हमने जीओसी के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ठीक है, जिसमें अभी तक हम इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारे लेक्चर 4 की बारी है और लेक्चर 4 हमारा क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे क्या, हमारा रेजोनेंस। क्या डिस्कस करेंगे आज हम अपना रेजोनेंस। तो मेनली बेसिकली हमारे आज की वीडियो में क्या होगा, रेजोनेंस, उसकी एप्लीकेशन, उसके टाइप और फिर उसके आगे अगर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो जी, अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट आता है कि आखिर रेजोनेंस होता क्या है। ठीक है, आखिर रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब देखो, अगर मैं बनाती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो पाई बॉन्ड कौन से होते हैं, ये वाले सबको पता है। ये वाला क्या है, मेरा पाई बॉन्ड। नीचे वाला होता है सिग्मा, ऊपर वाला होता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी शिफ्टिंग, डीलोकलाइजेशन मतलब एक तरीके से शिफ्टिंग। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग। पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, अब ये वाले पाई बॉन्ड इधर चले जाएंगे, मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, अब ये डबल बॉन्ड, ये बन गया। अब सिमिलरली क्या हो सकता है, सिमिलरली सिमिलरली अपनी जगह, अपने वापस जगह भी आ सकता है। ठीक है, इस चीज को हम, ये जो शिफ्टिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, इस शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इस शिफ्टिंग को, इस शिफ्टिंग को बोलते हैं हम रेजोनेंस। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं शिफ्टिंग के बाद, मान लो एक स्ट्रक्चर ये बना था, दो, एक ऊपर एक नीचे, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी हम डिस्कस करते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होता है, रेजोनेंस। इसमें सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। अभी इलेक्ट्रॉन किस बॉन्ड के ट्रांसफर हुए थे, ये ऊपर वाले, मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं है, इस वाले सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं है। समझ में आई। अब देखो, ये क्या है, हमारी बेंजीन रिंग है। क्या है ये, हमारी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग, आपको क्या पता है कि बेंजीन रिंग में आपने सुना होगा कि जो बॉन्ड होते हैं ना, वो आपस में शिफ्ट होते रहते हैं। कैसे, अगर मान लो मैंने एक 3 बॉन्ड ऐसे बनाए, आपको पता है ना डबल बॉन्ड भी होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, कि इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते रहते हैं, कि यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, ये यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, ये यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। जैसे इस तरीके से देख रहे हो, ये उठकर यहाँ आया तो ये आ गया, है ना, ये उठकर यहाँ आया तो ये इधर आया, ऐसे ये वाला बॉन्ड उठकर इधर आया तो ये आया। तो ये इस तरीके की शिफ्टिंग हो रही है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर अलग क्यों है, क्योंकि इसके बॉन्ड इधर ऐसे, ऐसे और ऐसे है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर में बॉन्ड इस तरीके से है, बॉन्ड की अलग अलग पोजीशन है ना। तो जब हमारी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता, मतलब जब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है कंपाउंड्स में, तब हम उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में जब शिफ्टिंग हो रही होती है, और जितनी बार शिफ्टिंग हो रही होती है, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है, अब और कोई तो सिचुएशन नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है और कहीं आ सकता है। तो अगर दोबारा शिफ्ट होगा, तो दोबारा शिफ्टिंग में भी यही वाली पोजीशन बनेगी। समझ में आई। तो अब इसलिए हम ना कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि हमने बेंजीन रिंग बनाई, 6 मेंबर रिंग बनाई, और हमने पाई बॉन्ड को कुछ इस तरीके से शो कर दिया, जैसे सर्कल सा। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जितनी जितनी पॉसिबिलिटीज होती है, जब हम उसको इक्विवेलेंट कर देते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब एक आता है इमेजिनरी टर्म। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ठीक है, एक आता है असलियत मतलब रियल। ठीक है, तो जो मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मेरे इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या होते हैं,
इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन जो मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये मेरा रियल स्ट्रक्चर है और ये मेरा एग्जिस्ट करता है। समझ में आई? इमेजिनरी मतलब जो इमेजिनेशन है, मतलब ऐसा ऐसा साइंटिस्ट ने हमने मान लिया कि ऐसे ऐसे शिफ्टिंग होती है, असलियत में हमें शिफ्टिंग हुए अलग दिखते नहीं है। ठीक है, हमारा क्या होता है, एक ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है जिसमें हमारा क्या होता है, पर्टिकुलरली हमें दिख रहा होता है कि हमारे बॉन्ड्स हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट करते हैं। अब यही लिखा हुआ है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेरा एक हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, रियल नहीं है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड है वो मेरा क्या है, एक रियल स्ट्रक्चर है और ये मोस्ट स्टेबल होता है। मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने होते हैं ना, उन सब में मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के और भी नाम होते हैं। जैसे मान लो हमारे घर का नाम है, जैसे राम का स्कूल का नाम राम है, घर में उसे रामू भी बोलते होंगे, कुछ लोग उसे चिंटू भी बोलते होंगे, है ना? अलग अलग नाम होते हैं ना, निकनेम जैसे होते हैं। तो ऐसे ही जो मेरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है ना, उसके भी बहुत सारे नेम है। ठीक है, उसके भी बहुत सारे निकनेम है। कैसे कैसे? पहला है मेरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स। मतलब अगर कहीं भी लिखा है ना कि कैलकुलेट स्ट्रक्चर क्या आता है, तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। इज दैट क्लियर? इजी पीजी। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है हमारा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कि आखिर रेजोनेंस की कंडीशन होती क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि किस कंपाउंड में रेजोनेंस होता है, किस कंपाउंड में रेजोनेंस होता है। तो ये आता है हमारा क्या, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कि हमारा हम कैसे पहचानेंगे। मान लो हमें 4-5 कंपाउंड दे दिए हैं, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा किस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, किस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो उसके ना हमारे पास कुछ कंडीशन है। कंडीशन कैसे, कि पहली कंडीशन आती है कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, देखो, पहला क्या आता है, अगर कंपाउंड है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल, इस तरीके की कॉन्जुगेशन हो, मतलब CH2, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगा कि हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं। दूसरा आ जाता है मेरे पास क्या, अभी एग्जांपल लेकर अच्छे से समझाऊंगी, कि लोन पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और एम्प्टी ऑर्बिटल है। दूसरा क्या आता है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या मतलब या नेगेटिव चार्ज है, या नेगेटिव चार्ज है। तीसरा आता है मेरा क्या, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल है। ठीक है, फिर आता है फोर्थ वन इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस टाइप की कॉन्जुगेशन, कि ये वाला इस पे आएगा, ये वाला इस पे आएगा, ये वाला इस पे आएगा, या वाला इस पे आएगा। समझ में आए? फिर हमारा लास्ट आता है क्या, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, मतलब हमारे पास ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, शिफ्टिंग ऐसे तरीके से होती है, ठीक है। लेकिन बैक बॉन्डिंग का क्या होता है, कि मान लो हमारे पास, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, और ये कुछ इस तरीके से पीछे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो ये आता है बैक बॉन्डिंग। समझ में आई? तो हम पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंडीशन, जो कि क्या है हमारा, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो, दिख रहा है आपको ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 कैटायन। ठीक है, कैटायन मतलब क्या है, CH2 CH CH2, और ये प्लस है। आपको पता है ना, कार्बो कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसके पास क्या होता है, हमारे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब इधर से शिफ्टिंग कैसे होती है, ये वाला जो बॉन्ड है ये जाएगा इसके पास, ठीक है,
ये वाला बॉन्ड जाएगा इसके पास, तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी पूरी। समझ में आ रही है कि अगर ये वाला डबल बॉन्ड उठकर इसके पास चला जाएगा, तो अब इसकी तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, पर इसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो सी पॉजिटिव चार्ज। अब इस वाले वन, तो अगर मैं नंबरिंग दूं ना, 1 2 3, ठीक है। 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 के पास गया, तो जो 3 के पास पॉजिटिव चार्ज था, डेफिशिएंसी थी, अब वो डेफिशिएंसी हमारे पास 1 के पास आ जाएगी, क्योंकि 1 2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए हैं, हमारे 2 3 को। समझ में आई? सेम स्ट्रक्चर है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अगर अब दोबारा शिफ्टिंग होगी तो कुछ इस तरीके से होगी, ये वाला इधर आ जाएगा, अब दोबारा से ये जो प्लस का साइन है, पॉजिटिव कैटायन कार्बोकैटायन एंटी ऑर्बिटल डेफिशिएंसी कह लो, वो दोबारा किस पे आ जाएगी, मेरी 3 पे। समझ में आई? इस टाइप को क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन हो रही है, सिंगल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन हो रही है, और हमारी एम्प्टी ऑर्बिटल की कॉन्जुगेशन हो रही है। समझ में आई? फिर इसे और हमारा क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो, पाई इलेक्ट्रॉन दोनों पे था, 1 2 पे था और 2 3 पे भी था, तो पाई बॉन्ड दोनों की तरफ बनाएंगे हम, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज 1 पे भी था और 3 पे भी था। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो ओवरऑल दिखा रहा था, ओवरऑल मतलब जो भी चीज पूरी घट, जो भी मतलब पूरी सिचुएशन हो रही है, पूरी घटना घट रही है, वो एक ही कंपाउंड में जो हम दिखा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आई बात, क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला आता है हमारा क्या, केस 2। केस 2 में कॉन्जुगेशन किसकी होती है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आपको दिख रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, 1 2 3 नंबरिंग दे दी। अब देखो, ये कैसे चलेगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर आया और ये डबल बॉन्ड इधर आया। समझ में आई बात, किस तरीके से हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज, जो मेरा 3 का नेगेटिव चार्ज है, वो मेरा किस पे आ गया है, 2 और 3 के बॉन्ड पे, ये देखो। और ये जो 1 और 2 का डबल बॉन्ड है, ये उठ के किस पे चला गया, मेरे 1 पे, और 1 पे क्या आ गया, मेरा नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला मेरा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, और ये है मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अगर मैं ओवरऑल हाइब्रिड बनाऊंगी तो किस तरीके से बनाऊंगी, जो डबल बॉन्डिंग की शिफ्टिंग हो रही है वो कुछ इस तरीके से शो कर दूंगी, है ना। और जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज शो कर दोगे। तो ये है मेरा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि क्या होता है, मेरा स्टेबल। समझ में आई बात कि कॉन्जुगेशन कैसे पहचानोगे, और कौन कौन से, अभी तक हमने 2 कॉन्जुगेशन पढ़ लिया है। एक कॉन्जुगेशन क्या है मेरी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल। दूसरी क्या थी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। नाउ थर्ड वन इज हमारी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। केस नंबर 3 पे आ जाओ, कॉन्जुगेशन बिटवीन, स्पेलिंग ही गलत लिख दी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन। देखो, CH2, ये 1, ये 2 और ये 3। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये एक और इलेक्ट्रॉन जिसे मान लो फ्री रेडिकल कह दो, ठीक है। अब ये भी उसी तरीके से शिफ्टिंग करेगा मेरी, क्या कि अगर मैं देखूं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मेरे पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करेगा ना, इसमें मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन जंप ना करके, रेजोनेंस ना करके, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, कि अब जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो इसकी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की
फुलफिल हो गई, कंडीशन फुलफिल हो गई, और ये मेरा क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया वो मेरे 1 वाले कार्बन पे एज अ फ्री रेडिकल रह जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ट्रांसफर हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और जो पोजीशन है मेरी फ्री रेडिकल की वो चेंज हो रही है 3 से 1। समझ में आई बात? तो ये इसका मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड क्या आ गया, CH2 CH CH2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। अब मैं दोनों पे ही फ्री रेडिकल दिखा दूंगी, दोनों पे शिफ्टिंग हो रही है ना, तो ये आ जाता है मेरा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, समझ में आई बात, तीनों चीज क्लियर हो गई। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अगली कॉन्जुगेशन आती है मेरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सबसे इजी है, सबसे आसानी से देखते पहचान लोगे। अगर आपके CH2 पे 1, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 और ये 2, बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब ये शिफ्टिंग देखो, अगर मैं दिखाऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, 1 2 3 4, हाँ, ठीक है। अब देखो, इससे ना तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे ये देखो। पहला मैं व्हाइट पेन से बनाकर दिखा रही हूँ। ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड हमारा 2 और 3 के डबल बॉन्ड के बीच में चला जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। जो ये वाला डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच का जो डबल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग चली जाएगी मेरी 2 और 3 के बीच में, और जो 3 और 4 है वो चला जाएगा मेरा इस तरफ। तो अगर मैं बनाऊं इधर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक है, समझ में आई? यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इधर से जा रहा है। वहीं पे अगर मैं देखो पिंक पेन से जो बना रही हूँ, अब शिफ्टिंग किस तरह से चल रही है, नीचे वाला ये इधर और ये इधर, तो ये किस तरीके से बनेगा, CH2 CH CH2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, बस मेरा एक बार कैटायन दूसरा और एक बार एनायन दूसरा बना। तो ये आता है मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये आता है मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, और ये क्या आता है मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। समझ में आई बात? अब वही चीज देख लो तुम, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार मैंने शिफ्टिंग दिखाई है ऑरेंज पेन से कि 3 और 4 का डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में गया, और 1 और 2 का डबल बॉन्ड 1 पे चला गया। तो 1 पे मेरा क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एनायन बन गया, और 4 बन गया मेरा क्या, कैटायन। लेकिन वहीं पे जो मैंने ग्रीन पेन से बनाया उसमें 1 मेरा कार्ब कैटायन बन रहा है और 4 मेरा कार्ब एनायन बन रहा है। तो इसमें टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 3। समझ में आई? अगर मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं, क्या रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, CH2 CH CH CH2, ये बनाया। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगी, या तो मैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बना सकती हूँ, क्योंकि एक बार ये भी पॉजिटिव और एक बार ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। या तो ये ऐसे भी बन सकता है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, और ये नेगेटिव आ जाएगा। या फिर नेगेटिव, ये सेम ऐसे, और ये पॉजिटिव। तो दोनों ही रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या है मेरे, बिल्कुल सही है। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट लास्ट मूव ऑन करते हैं, हमारा क्या, बैक बॉन्डिंग। पहली बात ना, बैक बॉन्डिंग की मेरे पास दो कंडीशन होती है। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। एक के पास ना वेकेंट ऑर्बिटल जरूर होना चाहिए। वेकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली जगह। इलेक्ट्रॉन कहीं तो आएंगे ना, खाली कमरे में आएंगे, मतलब जहां पर लोग ज्यादा भरे होंगे। मान लो एक कमरे की कैपेसिटी है 5 लोगों की, ठीक है, और अभी दो और आ गए हैं, क्या ये दो अंदर जा पाएंगे, नहीं, ऑलरेडी 5 है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, दो लोग कहाँ पे जाएंगे, जहाँ जगह खाली होगी ना। तो इसलिए हमें खाली जगह चाहिए होगी, ये तो सबको पता है ना,
कि कुछ भी भरने से पहले हमें जगह खाली करनी होती है। तो इसलिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मेरे पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। और जो दूसरा एटम है ना, वो मेरे पास क्या होना चाहिए, उसके पास मेरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लोन पेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए मेरे पास, लोन पेयर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाए कहाँ पे, एम्प्टी ऑर्बिटल पे। समझ में आई, ये दो कंडीशन है। अब देखो आपको दिख रहा होगा, CH2 पॉजिटिव कुछ इस तरीके से बनाया है, OH। अब ये जो C है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स मीन इस पे क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है। अब ये क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल में। इस टाइप की जो ट्रांसफरिंग हो रही है कि बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग जो हमारी कौन सी साइड हो रही है, बैक साइड हो रही है। समझ में आया। ये आ जाती है हमारी कंडीशन, 5 कंडीशन किसकी, रेजोनेंस की, कि हम कैसे पहचानेंगे कहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। समझ में आई। अब आगे आती है हमारी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब मान लो स्टेबिलिटीज, मान लो कि हमें कैसे कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेबल है। जिस कंपाउंड के जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। मान लो एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है। तो स्टेबल कौन सा हुआ, ए। ए ज्यादा स्टेबल है बी के कंपैरिजन में। समझ में आई बात। ठीक है जी, मूव ऑन करते हैं हमारा किस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, अभी बताया मैंने, ठीक है। अब आता है न्यूट्रल स्ट्रक्चर, मतलब जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, तो आगे आपको देखना होगा कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे हमारे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, कुछ पे चार्जेस नहीं होते, सिर्फ बिना चार्जेस का न्यूट्रल होता है। जिसपे चार्जेस नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है उसे बोलते हैं चार्ज स्पीशीज। ठीक है। तो चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल स्पीशीज पे ना, जो न्यूट्रल वाला होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। अब मैम चार्ज वाले पे भी तो स्टेबिलिटी बतानी होगी, हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। कैसे बताएंगे, अगर मान लो आपके पास दो चार्ज वाले हैं, मैं अलग से समझा देती हूँ एक बार बना के इसी पॉइंट को। हाँ, देखो, अगर अभी आपको बताया कि ये है 1 और ये है 2, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ, 1 में चार्जेस पास है, आपको ये तो पता है ना, सेम चार्ज, सेम चार्ज। जैसे मैग्नेट का होता है ना, सेम पोल पास पास होता है, मतलब नॉर्थ पोल होता है तो वो रिपेल करता है, दूर दूर जाता है, तो वो सेम चलेगा। अगर चार्जेस सेम है, मतलब प्लस प्लस है, तो वो रिपेल करेगा, रिपेल मतलब दूर दूर जाएगा, अनस्टेबल होगा। अगर सेम चार्ज रिपेल करेगा, अनस्टेबल होगा कब, अगर पास होगा, पास होगा। ठीक है। अगर अपोजिट चार्ज पास होगा, तो वो अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये चीज समझ में आई। सेम चार्ज पास होगा तो वो रिपेल करेगा, अनस्टेबल होगा। अपोजिट चार्ज पास होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, स्टेबल होंगे। अपोजिट अट्रैक्ट, सभी को पता है ये फंडा, बिल्कुल। अब देखो इस वाले पे प्लस माइनस सेम चार्ज है या अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। सेम चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। दोनों में अपोजिट चार्ज है, ठीक है। अब देखो, सेम चार्ज अपोजिट चार्ज इधर तो पास है, पर इधर दूर दूर है। तो पास वाला स्टेबल होता है, दूर वाला स्टेबल होता है, पास वाला स्टेबल होता है। क्या होता है, पास वाला स्टेबल होता है। तो जिस भी कंपाउंड में से अपोजिट चार्ज, क्या जिस भी कंपाउंड में अपोजिट चार्ज पास होते हैं, वो स्पीशीज क्या है मेरी, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। वही चीज इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, देखो। इफ अपोजिट चार्ज आर क्लोज, अगर अपोजिट चार्ज पास हैं,
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया? सेम सेम एक जैसे चार्ज क्लोज है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। समझ में आई बात? अब देखो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव का है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, आपको पता है नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है, पर अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, ठीक है? अनस्टेबल होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? जैसे अभी तक हमने पढ़ा था ना कि इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप होते हैं, प्लस आई, माइनस आई। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के भी टाइप कौन कौन से होते हैं, प्लस आर और माइनस आर। ठीक है? बेंजीन रिंग सबको दिख रही है बिल्कुल साफ साफ? देखो, प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दान में देंगे, दान देंगे, जो इलेक्ट्रॉन दान देंगे वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आई बात? अब देखो क्या, कि ये मेरी बेंजीन रिंग है, ठीक है? बेंजीन रिंग के पास अगर ग्रुप जो है वो OH ग्रुप है, क्या है? OH ग्रुप है। तो आपको पता है OH ग्रुप में क्या होते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर होते हैं। और वो भी कितने लोन पेयर होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। एक सेकेंड रुकना। इसे मैं थोड़ा जूम कर दूं कि आपको दिखे। हाँ जी, देखो, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं स्क्रीन को थोड़ा वो कर दूं, ताकि पास से दिखे। देखो, आपको पता है कि मेरा जो बेंजीन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और मान लिया मैंने इस पे एक ग्रुप, कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH। OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है? तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा। अब ये लोन पेयर किस तरीके से डोनेट करेगा वो देखना। ठीक है? ये लोन पेयर है, ये मेरा कहाँ पर आ रहा है? इस वाले बॉन्ड पे आ रहा है। और ये जो बॉन्ड है ये उठ के मेरा इस पोजीशन पे जा रहा है। तो देखो, अब ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन दिए, ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ जी, बिल्कुल आ गया। ये यहाँ पर आया तो ये एक सिंगल से ये डबल बॉन्ड हो गया। ये वाला बॉन्ड इधर उठकर आया तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है? अब ये नेगेटिव चार्ज मेरा क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये बॉन्ड उठकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आया तो ये एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया, बिल्कुल आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो दोबारा ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर आएगा, है ना? देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो ये इधर आया, और ये बॉन्ड इधर आया तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज ये आ गया। सेम ये नेगेटिव चार्ज मेरा यहाँ आएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ना ये दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर करेगा। देख लो, 1 2 3, और वापस ऑक्सीजन के पास उसकी पूरी वैलेंसी पूरी हो गई है। समझ में आई? समझ में आई? पोजीशन देखो, पोजीशन क्या है? 1 2 3। यहाँ पे क्या आया? 1 2 3। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। इसी को क्या बोलते हैं हम? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 1 2। इसको काउंट मत करना क्योंकि ये मैंने बनाकर दिखाया था कि नॉर्मली कैसा होता है। 2 3 4 5, और ये हुआ इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है? अब देखो, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है? बेंजीन पे इस वाली पोजीशन को क्या करते हैं? ऑर्थो
इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। OMP, समझ में आया? ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे है? ऑर्थो पे है, पैरा पे है, ये भी ऑर्थो हुआ। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा मतलब कोई गरीब होगा ना, तो वो कहाँ आकर अटैच होगा? यहाँ आकर अटैच होगा, जुड़ेगा। समझ में आई बात? बिल्कुल। अब देखो, अब कुछ इसके पॉइंट्स हैं। इसके पॉइंट्स क्या हैं कि जो प्लस आर और प्लस एम ग्रुप है, क्या, जो प्लस आर और प्लस एम ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा। अभी बताया था ना, ऑर्थो और पैरा पे मेरा नेगेटिव चार्ज आता है, तो ऑर्थो और पैरा पे क्या है? मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। और मेटा पे कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन कौन प्लस आर और प्लस एम शो करता है। तो जिनके पास भी लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो मेरे क्या शो करते हैं? प्लस आर। जैसे कि OH ग्रुप हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, मतलब 2 लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, NH2। OR, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन के पास 3 पेयर होते हैं लोन पेयर के। समझ में आई बात? अब आगे मूव करते हैं हम कहाँ पे? माइनस आर और माइनस एम पे। माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करता है? जो मेरा गरीब होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। कैसे करता है ये देखो, हमारे पास मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिया NO2। NO2 मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग कैसे करेगा? जो नाइट्रोजन है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेंजीन से, कुछ इस तरीके से। बेंजीन से ले लिया, ऑक्सीजन भी तो है, अब ये ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड ले लेगा अपने से। समझ में बात आई? तो ये जो बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मेरा किसने ले लिया? नाइट्रोजन ले लिया। तो इस नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड बन गए। समझ में आई? और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये भी तो अपने आप को फुलफिल करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन से अपने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला कार्बन मेरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ये अपनी फुलफिल करेगा किस तरीके से कि ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब ये वाला कार्बन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। समझ में आई बात? ये वाला कार्बन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब ये अपनी फुलफिल कैसे करेगा? ये इधर से बॉन्ड ले लेगा और फिर मेरा ऑक्सीजन इससे बॉन्ड ले लेगा, ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से ले लेगा। तो अब देखो, ये डबल बॉन्ड आया, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये बन गया मेरे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कितने? 5। इस तरीके की शिफ्टिंग चलती है। कैसे? मेरा चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से ही इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग से ही इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन रिंग। तो इस वजह से जो मेरा ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है, क्योंकि कमी हो जाती है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन्हीं पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में बात आई? ये आता है मेरा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब हमारा पास अगला आता है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस मतलब हम स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे। सबसे पहले आता है मेरा बेंजाइलिक और एलाइलिक कैटायन।
ठीक है। बेंजाइलिक कैटायन कैसे, बेंजाइन के ऊपर CH2 प्लस हो उसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक कैटायन। वहीं पे एलाइलिक कैटायन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ठीक है। डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ कार्बोकैटायन, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बोकैटायन क्या होता है मेरा, एलाइलिक कैटायन। अब बेंजाइलिक कैटायन के अगर हम स्ट्रेसोनेटिक स्ट्रक्चर बना दे तो 5 बनेंगे, जैसे अभी बनाया था ना। ठीक है। वहीं पे एलाइलिक के सिर्फ 2 बनेंगे। तो हमारे पास पहली स्टेबिलिटी का रेफरेंस क्या आता है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो कौन सा स्टेबल हुआ मेरा, बेंजाइलिक कैटायन। पहला पॉइंट समझ में आया। वही कार्बन आयन में भी, कार्बन आयन और कार्ब कैटायन दोनों में सेम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ आता है मेरा, फ्री रेडिकल में। कहाँ पे आता है मेरा, फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल में मेरा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होता, एलाइलिक फ्री रेडिकल होता है। क्यों होता है, क्योंकि रीजन क्या है इसका, ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी, ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी ज्यादा, टूटेगा नहीं तो मतलब ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। स्टेबिलिटी किसकी है मेरी, एलाइलिक फ्री रेडिकल की। क्यों, क्योंकि इस पे मेरी क्या है, बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आता है। दूसरी एप्लीकेशन आती है मेरी एरोमेटिसिटी। ठीक है। एरोमेटिसिटी भी मेरी एप्लीकेशन है किसकी, रेजोनेंस की। कि हमारे जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उन साइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड में हमें ये बताता है कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है। स्टेबल कौन सा है। तो जो एरोमेटिक होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और जो एंटी एरोमेटिक होता है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। अब डायरेक्ट एक चार्ट दिखाती हूँ, इस चार्ट को याद करना है और आप आसानी से बता दोगे कि एरोमेटिक कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है। कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है, एक आता है साइक्लिक और ए साइक्लिक, आपको सबको पता है। अगर रिंग है तो साइक्लिक, रिंग नहीं है तो ए साइक्लिक। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब हर कार्बन sp2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो इसका जो हर कार्बन है ना वो sp2 है, sp2 है। इसमें क्या है, कोई कार्बन sp3 नहीं होना चाहिए। तो जैसे अपोजिट है ना, sp2 होना चाहिए हर एक कार्बन, हर एक कार्बन क्या है, sp2 होना चाहिए। मतलब ताकि एक ही प्लेन में लाई करे, लाई इन अ वन प्लेन। ठीक है। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। 5 टाइप की कॉन्जुगेशन बताई थी, कोई सी भी चलेगी। और हकल रूल फॉलो करना चाहिए। अब हकल रूल क्या होता है, हकल रूल, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, जहाँ n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू मान लो 1 लगा, और n क्या है मेरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। n की वैल्यू 1 डाली तो 4 × 1 + 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है मेरा, एरोमेटिक। क्या हो जाता है, एरोमेटिक। वहीं पे एंटी एरोमेटिक सारे पॉइंट सेम है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। बट बट हकल रूल क्या है इसमें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3, जीरो नहीं होगी। क्या जीरो नहीं होगी। अगर ये रूल फॉलो करेगा तो वो मेरा क्या, एंटी एरोमेटिक। ठीक है। नॉन एरोमेटिक क्या है, ये सब तो मैंने लिख ही रखा है, पर ऐसा कंपाउंड जो ना ही एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो कर रहा हो, ना ही एंटी एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो कर रहा हो, वो क्या होता है मेरा, नॉन एरोमेटिक। समझ में आई बात। अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखो, वन, एक ही मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये कंपाउंड है। ठीक है। नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कार्बन sp2 है, हाँ जी है।
क्या ये कार्बन sp2 है? हाँ जी है। क्या ये कार्बन sp2 है? हाँ जी है। तो मैम ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। प्लेनर है? हाँ जी है। प्लेनर है, sp2 sp2 और sp2। हाँ जी मैम, प्लेनर भी है। अगला पॉइंट क्या हो जाता है? कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन है? हाँ जी है। क्यों है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और कार्ब कैटायन मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल, तो कॉन्जुगेशन है? हाँ जी है। फर्स्ट टाइप की कॉन्जुगेशन है। यहाँ भी कॉन्जुगेशन है? हाँ जी है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन है। समझ में आई इतनी बात? मैम तीनों पॉइंट तो सेम है। अब बात आती है हकल रूल की। हकल रूल में क्या है? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। यहाँ पर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दैट्स मीन ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? ये किसकी कंडीशन फॉलो कर रहा है? मेरी एंटी एरोमेटिक की। ये एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड मेरा एरोमेटिक है और ये कंपाउंड मेरा एंटी एरोमेटिक। समझ में आया एग्जाम्पल? और एक दो एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। देखो, 1 2 3 4 5, ये है मेरा पाइरोल। क्या है? पाइरोल। ठीक है। अब आता है अगला मेरा 1 2 और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखो काउंट करो। साइक्लिक है? हाँ जी साइक्लिक है। प्लेनर है? प्लेनर है। कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक है? साइक्लिक है। प्लेनर है? प्लेनर है। कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन है। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये है मेरा एंटी एरोमेटिक, ये है मेरा एरोमेटिक। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम बताते हैं। अब कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए ना जो ना ही एंटी एरोमेटिक है और ना ही एरोमेटिक, फॉर एग्जाम्पल दिस 1 2 और ये पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो, ये वाला sp2 है, ठीक है, 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 ये वाला sp2 है, ठीक है। क्या ये sp2 है? नहीं, ये sp3 है, तो ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरा? नॉन एरोमेटिक। कोई भी एक सिचुएशन हो तो वो कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक। समझ में आई? समझ में आई बात? ठीक है। एक और एक्सेप्शन केस आता है। उस एक्सेप्शन केस का नाम है एनुलिन 8। एनुलिन 8 1 2 3। हाय हाय। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 1 2 3 4। समझ में आया? इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो एंटी एरोमेटिक है। पर पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये होता है नॉन एरोमेटिक। हाईलाइट कर लेना, मार्क कर लेना, लिख लेना। एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये होता है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेन में नहीं होता। क्योंकि एनोलिन 8 ऐसा नहीं होता, ये हमारा बोट शेप में होता है। किस शेप में? बोट शेप में होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। 1 2 3
समझ में आया? बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये मेरे एक एक्सेप्शन हो जाता है कि हमारा एनोलिन 8 एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। आप पाई बॉन्ड काउंट करके तो बोलोगे मैम 8 इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक है, पर नहीं, ये कौन होता है मेरा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। समझ में आई बात? इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। अगली वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि टॉपिक काफी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू so much for watching.